7 जुलाई को एक फ्लाइट फुल सिक्योरिटी के साथ बीजिंग एयरपोर्ट पर उतरती है, जिसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बैठी थी। उनके बीजिंग में कदम रखते ही भारत की हार्ट बीट बढ़ गई। वहीं चाइना ने शेख हसीना का जोर शोर से स्वागत किया। ये उनका 4 दिवसीय दौरा था, जिसका मकसद था कई अहम मुद्दों पर चर्चा करना। इसलिए सभी देशों की नजर इसी दौरे पर टिकी थी, स्पेशली भारत की। उसे शांति तब मिली जब शेख हसीना गुस्से से तिलमिलाती हुई अगले दिन ही वापस ढाका लौट गई और आते ही धमाकेदार अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट भारत को देने की मंजूरी दे दी, जिस पर काफी सालों से चाइना की नजर थी। और यही नहीं, अब भारत ने चीन की नाक के नीचे से एक और डील छीन ली है, और वो डील है मोंगला पोर्ट की, जिसका कंट्रोल बांग्लादेश ने भारत को दिया है। ये डील चाइना के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सक्सेस है या एशिया में चीन की डिप्लोमेसी की हार। आखिर मोंगला पोर्ट ऐसा क्या है जिस पर दोनों देशों की नजर थी? ये भारत के लिए कितना जरूरी है? और उससे बड़ा सवाल कि वर्ल्ड पावर्स में पोर्ट को कंट्रोल करने की होड़ क्यों मची है? आखिर पोर्ट डिप्लोमेसी का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या असर होता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैप में मोंगला पोर्ट की लोकेशन देखिए। इसे देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि अगर ये पोर्ट चीन के हाथ लग जाता तो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता था। एक्चुअली एशिया में 2 सुप्रीम पावर्स हैं, भारत और चीन। कई पॉइंट्स पर चीन भारत को इनडायरेक्टली चैलेंज करता है। ऊपर से इंपीरियलिस्ट इरादे भी खतरनाक मोड़ ले रहे हैं। चीन भारत को घेरने के लिए बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। इसके अलावा उसने भारत के इर्द गिर्द कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। हालांकि समुद्र में चीन का कंट्रोल सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इसे हम 2 फैक्ट से समझते हैं। पहला, दुनिया के 10 में से 6 मोस्ट बिजिएस्ट पोर्ट्स चीन में, जिसमें टॉप पर शंघाई पोर्ट है। वहीं दूसरा फैक्ट है वॉशिंगटन पोस्ट की एक वो रिपोर्ट, जिसके मुताबिक चीन दुनिया भर में करीब 100 पोर्ट्स को कंट्रोल करता है, जो 50 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। इनमें से कुछ उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है, तो वहीं कुछ वो पार्टनरशिप से रन करता है। हालांकि 2013 से पहले तक चीन के पास 44 पोर्ट्स थे, लेकिन फिर शी जिनपिंग ने वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR की शुरुआत की, जिसे अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI के नाम से जाना जाता है। ये हिस्ट्री का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत चीन ने पूरी दुनिया में ट्रेड रूट बनाने की पहल की। वहीं जिन देशों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उनकी मदद का भी वादा किया और उन्हें अपना कर्जदार बना लिया। इसके चीन का दूसरा प्लान था अफ्रीका के रास्ते एशिया से यूरोप तक समुद्री रास्ता एक तैयार करना, और इसी मकसद से चीन ने बंदरगाहों पर फोकस किया। चीन जिस भी पोर्ट पर पैसा लगाता है, वो उसका कुछ कंट्रोल अपने पास रख लेता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि चीन का दूसरे देशों के बंदरगाहों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आखिर वो पोर्ट्स के जरिए हासिल क्या करना चाहता है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो शी जिनपिंग BRI को चीन के लिए अपना पर्सनल स्टेप या पर्सनल टारगेट समझते हैं। शुरुआत में लग रहा था कि ये काफी वीक है, इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अब इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने इमेजिनेशन की थी, उसी डायरेक्शन में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट फेज में चीन साउदर्न एशिया में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी का नेटवर्क बनाने की फिराक में है। अगर वो इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो चीन के अकॉर्डिंग इसका ट्रेड और कनेक्टिविटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस देश का जितना ज्यादा बंदरगाहों पर कंट्रोल होता है, उसकी ताकत उतनी ज्यादा होगी। इसके जरिए एक तो वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है, तो दूसरा वो जंग की स्थिति में सप्लाई चेन को बंद करने की धमकी दे सकता है। अब इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए चीन जो है पार्ट्स डिप्लोमेसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मींस चीन के पास एफिशिएंसी है पार्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसे रन करने के लिए। अब अगर हम वर्ल्ड का कंपैरिजन करें विश्व के टॉप 10 पोर्ट से, यानी कि ट्रैफिक ज्यादा होता है, उसमें 6 चीन के हैं, जबकि उस लिस्ट में भारत का एक भी पोर्ट नहीं है। इनफैक्ट फर्स्ट 20 में से भारत का कोई जिक्र नहीं है। इंडिया का न्हावा शेवा पोर्ट 26 नंबर पे आता है। यहाँ से आप ग्लोबल लेवल चीन की एफिशिएंसी का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं चीन ने अभी इंडियन ओशन में कुछ खास पोर्ट्स को उन्होंने चुना है। अगर आप इंडियन ओशन का नक्शा देखेंगे तो श्रीलंका में हम्बनटोटा, ग्वादर में पाकिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती और मालदीव में फेदू फिनहोलू आइलैंड, इन सब में चीन ने काफी भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हालांकि चीन ने बांग्लादेश और म्यांमार में भी पैर पसारने की काफी कोशिश की है, लेकिन वहां उनका ये मिशन इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना वो चाहते थे। पोर्ट डिप्लोमेसी चीन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, जिसके तहत चीन ने तंजानिया के 2, ऑस्ट्रेलिया के 3, श्रीलंका के 4 और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है।
इसके अलावा चीन अंगोला, नाइजीरिया, कंबोडिया, म्यांमार, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, इजराइल, कतर और ब्राजील जैसे देशों के पोर्ट्स में भी निवेश कर चुका है। लेकिन विदेशी बंदरगाहों पर चीन का कंट्रोल जो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या बाकी देशों को इसे सीरियस लेना चाहिए और ये भारत के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, आइए समझते हैं। आजकल आप खबरें सुनते होंगे कि एक देश अपने इंटरनेशनल पोर्ट्स को दूसरे देश को दे देता है, कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट तो कभी मैनेजमेंट के लिए। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो चीन के पास इस वक्त ऐसे 100 से ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं जिन पर उसका कंट्रोल है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखेंगे, अमेरिका, कनाडा से लेकर पूरा मेक्सिको तक कम से कम करीब 10 बड़े पोर्ट हैं जो चाइना के कब्जे में। इससे ये क्लियर होता है कि फिलहाल चीन का फुटप्रिंट बढ़ रहा है जो भारत के लिए सही नहीं है। अगर दोनों देशों के बीच जंग के आसार बनते हैं तो उन पोर्ट्स को चीन भारत के लिए बंद कर सकता है जो उसके दायरे में आते हैं। खैर, ये तो हुई चीन की कहानी। अब भारत की बात कर लेते हैं। देखिए, भारत के पास 200 से ज्यादा पोर्ट्स हैं, इनमें 13 बड़े बंदरगाह हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि विदेशों में भारत का दबदबा कम है। अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो मोंगला को मिलाकर भारत के पास केवल 3 पोर्ट्स हैं। पहला है ईरान का चबाहर पोर्ट। 2002 में पहली बार भारत और ईरान के बीच चबाहर पर चर्चा हुई थी। इसके बाद 2003 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक डील के रोड मैप पर दस्तखत किए थे। इसमें चबाहर को डेवलप करने का प्लान भी था। इसके 13 साल बाद यानी मई 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर गए तो वहां अफगानिस्तान और ईरान के साथ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के तहत तीनों देश इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने के लिए राजी हुए। बता दें कि चबाहर के जरिए हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कोविड-19 के दौरान मदद पहुंचाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चबाहर से महज 72 किलोमीटर दूर है। इस पर चीन का कंट्रोल है। कई जानकार मानते हैं कि चबाहर पोर्ट से चीन की एक्टिविटीज पर नजर रखी जा सकती है। नंबर 2 पर आता है म्यांमार का सितवे पोर्ट। ये पोर्ट रखाइन प्रांत में है। इसकी नींव 2008 में रखी गई थी, जिसे बनने में तकरीबन 15 साल लग गए। इसे अब अप्रैल 2024 में भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL को सौंपा गया है। बता दें कि IPGL भारत सरकार के बंदरगाह, जहाज रानी और मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज के अंडर आता है। खैर, अब ये समझते हैं कि सितवे भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का इकलौता रास्ता महज 21 किलोमीटर चौड़ा है। इसको चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। अगर इस कॉरिडोर में अड़चने आती हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत से आसानी से अलग किया जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चीन ऐसी साजिश रच सकता है, इसलिए इन राज्यों को कनेक्टेड रखने के लिए भारत का एक नया रास्ता खोजा जा रहा है। इसके लिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाया गया। इसी प्रोजेक्ट के तहत सितवे प्रोजेक्ट का कंट्रोल भारत ने अपने हाथ में लिया था। कालादान प्रोजेक्ट के तहत ही कोलकाता के ईस्टर्न पोर्ट को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ा जाएगा। फिर सितवे को कालादान रिवर वाटरवे के जरिए म्यांमार के पलेटवा पोर्ट से जोड़ा जाएगा। इसे आगे चलकर सड़क के जरिए मिजोरम से भी कनेक्ट किया जा सकता है। इस पोर्ट के तहत नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंचने का एक और अल्टरनेटिव वे मिल जाता है। 24 जुलाई 2024 को इस पोर्ट पर भारत का 100वां जहाज पहुंच चुका है। अब तीसरे नंबर के विदेशी पोर्ट की तरफ चलते हैं जो बांग्लादेश के मोंगला में है। 24 जुलाई को भारत और बांग्लादेश के बीच ये डील फाइनल हुई थी। इस पोर्ट के एक टर्मिनल को IPGL कंपनी रन करेगी। हालांकि अभी डील को लेकर कोई और नई इंफॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इस पोर्ट पर चीन की भी नजर है, मगर बांग्लादेश ने ये डील भारत के साथ साइन की है। हालांकि बांग्लादेश के सबसे बड़े पोर्ट चटगांव में पहले से ही चीन की हिस्सेदारी जरूर है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि मोंगला पोर्ट भारत के लिए आखिर कितना अहम है। क्या ये डील चीन के लिए एक बड़ा झटका भी है? शायद आपको सुनकर शॉक लगे, लेकिन ये डील चीन के लिए झटका नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी चीन का काफी फुटप्रिंट है। अगर बांग्लादेश की पॉलिटिकल, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट पर नजर डालेंगे तो वहां चीन की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। वहीं इसके अलावा बांग्लादेश की पोर्ट्स में उसकी हिस्सेदारी है। वहीं जापान और भारत भी यहाँ अपनी एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश सब देशों के साथ इस तरह की पार्टनरशिप करता है। लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी ये छोटे देश हैं वो इंडिया चाइना के बीच इस तरह का कंपटीशन चाहते हैं ताकि उनको भी बेटर टर्म्स मिले। वहीं इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि भारत के लिए मोंगला काफी अहम है, क्योंकि अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये पोर्ट भारत के काफी क्लोज है। इसके अलावा ये इंडियन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को एक बेहतर कनेक्टिविटी भी दे सकता है। अगर ये बंगाल से कनेक्ट होता तो फिर म्यांमार के सितवे को भी कोलकाता और मिजोरम तक खींचा जा सकता है। इसके लिए भारत को पोर्ट्स सेक्टर में अपनी रिलायबिलिटी बढ़ानी होगी।
वहीं हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि भारत अगले 5-7 साल में नंबर 3 इकोनॉमी होगा। लेकिन अगर भारत सच में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है तो उसे ट्रेड पर ज्यादा फोकस करना होगा, और ट्रेड अगर बढ़ाना है तो आपका पोर्ट्स वर्ल्ड में नंबर 10 में होना तो चाहिए, कम से कम नंबर 15 में होना चाहिए। अगर हम 26 नंबर पर ही रहते हैं तो हमें पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। यहाँ से इतना तो समझ में आ गया कि पोर्ट्स कितने जरूरी हैं और मोंगला पोर्ट की भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन इस डील से बांग्लादेश क्या हासिल करना चाहता है और भारत को किन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है? भाई सीधी सी बात है, किसी भी देश का पोर्ट अगर डेवलप होगा तो आपका ट्रेड बढ़ जाएगा। वहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बेस्ड है और इस वक्त विश्व में काफी उथल पुथल है। तो अगर मोंगला को आप एक एफिशिएंट पोर्ट या मॉडर्न पोर्ट बना देंगे तो यह बांग्लादेश के ट्रेड के लिए बेहतर होगा। इनके थ्रू बांग्लादेश अपने ट्रेड को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक एक्सपैंड कर सकता है। अगर बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है तो आप रीजनल कनेक्टिविटी की बढ़ोतरी देंगे। तो ये बांग्लादेश के लिए दो तरीके से फायदे हो सकते हैं, एक डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए और दूसरा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी हो सकता है। और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देश भी भारत के नॉर्थ ईस्ट और नेपाल तक जाने के लिए मोंगला को यूज कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात आती है भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी की, और इसके लिए बांग्लादेश कितना जरूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि बांग्लादेश इसकी फॉरेन और सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की दोस्ती आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन की शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वहीं ईस्ट डिप्लोमेसी में भारत चीन की तुलना में काफी पीछे है, जहां चीन का कंट्रोल दुनिया भर के 100 से ज्यादा बंदरगाहों पर है। वहीं भारत के खाते में अभी 3 ही पोर्ट्स हैं। इसका रीजन ये है कि हमारी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन कैपेसिटी बहुत ही खराब रही है। हम अभी तक कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए। वहीं भारत को अंबन टोटा ऑफर हुआ था लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। एक्चुअली भारत में सरकार के ऊपर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि ज्यादातर आईएएस ऑफिसर प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर्स बनकर चले जाते हैं, लेकिन वो किसी भी कार्य को कभी भी समय पर कंप्लीट ही नहीं कर पाते। इसके कारण प्रोजेक्ट कंप्लीशन को लेकर हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी रही है और इस कारण जो है इसलिए कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स में हम काफी पीछे रह जाते हैं। वहीं जहां तक सवाल पोर्ट मैनेजमेंट का है तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पोर्ट मैनेजमेंट में बहुत बाद में हुई है। अभी अदानी ने शुरुआत की है और अदानी ने कई विदेश पोर्ट्स लिए हैं, जैसे हाइफा पोर्ट अभी अडानी ऑपरेट कर रहा है। जब प्राइवेट सेक्टर इन्हें ऑपरेट करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मशीनरी स्पेशली जो नौकरशाही से डोमिनेटेड है अगर वो प्रोजेक्ट लेंगे तो हमें बदनामी के अलावा और कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।